हालात व वाक़यात का प्रोग्राम शहरबीन लेकर मैं मोहम्मद हुसैन जफर आपकी खिदमत में हाजिर। आज के खास मौज़ूआत हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जम्मू कश्मीर की 4 राज्यसभा नशस्तों के लिए चुनाव का किया ऐलान। 6 अक्टूबर को होगी नोटिफिकेशन जारी, 24 अक्टूबर को होगी वोटिंग और नताइज का ऐलान। नई मेंबरान की मुद्दत कार होगी 2 साल। एनसी ने ऐलान का किया खैर मकदम, पीडीपी ने मेंबरान की मुद्दत कार पर उठाए सवाल। लेह में रियासती दर्जे की बहाली और लद्दाख को आइन के 6ठे शेड्यूल में शामिल कराने के मकसद से किया गया एहतजाज। तजदगी के वाकयात भी हुए रोनुमा, कई लोगों की अज़जा होने की भी खबर। गुज़श्ता दिनों के सैलाब में पूरे जम्मू कश्मीर में 150 अफराद की मौत, 33 हनूज लापता, 13,600 मकानों को नुकसान, 12,500 हेक्टेयर ज़री अराजी मुतासर। और श्रीनगर बाईपास पर आए रोज पेश आने वाले हादसात की वजह सड़क के बीच लगाई गई ग्रिल और नाकिस डिजाइन है, मकामी लोगों का इजहार ख्याल। और भी कई मौज़ूआत हैं आज के शहरबीन में एक मुख्तसर वक्फे के बाद। मोहब्बत वही जो दिल से हो, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। क्या आप बिजनेस की तरक्की को लेकर हैं फिक्रमंद? अरे रेडियो पे दें इश्तिहार और बढ़ाएं अपना कारोबार। अब फिक्र की क्या बात जब है कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस का साथ। जी हाँ, अपने कारोबार की उड़ान को दीजिए एक नई पहचान। रेडियो से इश्तिहार देकर बढ़ाएं अपने बिजनेस की शान। राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर, फोन नंबर 9419000258। सिर्फ 20 रुपए और 436 रुपए के सालाना प्रीमियम पर आपको 2 लाख रुपए तक का एक्सीडेंटल और लाइफ इंश्योरेंस कवर मिल सकता है। जीरो बैलेंस पर आप बैंक में जन धन अकाउंट खोलकर सरकारी मुराद हासिल कर सकते हैं। आज ही अपनी बैंक शाखा से राब्ता करें और बेफिक्र हो जाएं। इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट अंडर CSR बाय J&K बैंक, आपका अपना बैंक। मोहब्बत वही जो दिल से हो, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। शहरबीन अब आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव 268.81 मीटर, FM 2 103.5 मेगाहर्ट्ज के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवा के साथ साथ DTH और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पर एक साथ सुन रहे हैं। सामीन, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने आज जम्मू कश्मीर की राज्यसभा के लिए 4 खाली नशस्तों के लिए 2 साला इंतखाबात के शेड्यूल का ऐलान किया। इन नशस्तों की मुद्दत फरवरी 2021 में मुकम्मल हो गई थी और इनकी मुद्दत खत्म होने के बाद से ये नशस्तें खाली पड़ी हैं, क्योंकि मेंबरान के रिटायरमेंट के वक्त जम्मू कश्मीर में कानून साज असम्बली मौजूद नहीं थी। और अब जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली के क़याम के बाद इंतखाबात का अमल मुमकिन हो गया है। इलेक्शन कमीशन ने वजाहत की है कि ये 4 नशस्तें 3 अलग अलग इंतखाबात के जरिए पूरी की जाएंगी, क्योंकि हर नशस्त का ताल्लुक मुख्तलिफ इंतखाबी दौर से है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी करदा शेड्यूल के मुताबिक इंतखाबात के लिए नोटिफिकेशन 6 अक्टूबर 2025 को जारी की जाएगी। उम्मीदवारों के नामजदगी के लिए आखिरी तारीख 13 अक्टूबर है, जबकि 14 अक्टूबर को नामजदगियों की जांच की जाएगी। उम्मीदवारों के कागजात वापस लेने की आखिरी तारीख 16 अक्टूबर मुकर्रर है। इंतखाबात 24 अक्टूबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 4 बजे तक होंगे और उसी दिन शाम 5 बजे वोटों की गिनती की जाएगी। इंतखाबी अमल 28 अक्टूबर तक मुकम्मल किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने 1994 में दिल्ली हाईकोर्ट के एक फैसले का हवाला दिया है, जिसमें कहा गया था कि मुख्तलिफ कैटेगरी से ताल्लुक रखने वाली खाली नशस्तों के लिए अलग अलग इंतखाबात कराना जरूरी है और ये दलील मुस्तरद की थी कि तमाम खाली नशस्तों को एक ही इंतखाब में पूरा किया जाए। इलेक्शन कमीशन ने मजीद कहा कि जम्मू कश्मीर से मुंतखब होने वाले अरकान की मुद्दत उस केस के
फैसले के साथ मशरूत होगी जो सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत है। कमीशन के मुताबिक इंतखाबात के दौरान आज़ाद और मुनसिफाना अमल के लिए मुनासिब निगरानी और मुबस्सरीन की तकर्री भी की जाएगी। इधर इलेक्शन कमीशन के इस ऐलान के साथ ही मुख्तलिफ सियासी जमातों की तरफ से रद्द-ए-अमल सामने आया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमाने आला तनवीर सादिक ने इस फैसले को देर से ही सही मगर सही समत में उठाया गया सही फैसला करार दिया है। उन्होंने शेरबीन को बताया कि राज्यसभा में जम्मू कश्मीर को गुज़श्ता 3 साल से कोई नुमाइंदगी नहीं मिली थी और हमारे नुमाइंदे भी ऐवान में अब जम्मू कश्मीर से जुड़े मामलात और मुतालबात उठा सकेंगे। एक देरीना मांग थी जम्मू कश्मीर के लोगों की और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बार बार इस बात को इलेक्शन कमीशन के साथ उठाया था कि इतने बरसों में भी अभी भी जम्मू कश्मीर की आवाज़ राज्यसभा में नहीं गूंजी। जब पिछले दिनों वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन था तब भी हमारा वोटिंग राइट नहीं था क्योंकि हम अनरिप्रेजेंटेड थे। तो एक अच्छा खुशाइन कदम है कि जम्मू कश्मीर की आवाज़ भी अब राज्यसभा में गूंजेगी। अब इलेक्शन का शेड्यूल आ गया है, शायद 8 अक्टूबर से नॉमिनेशन स्टार्ट हो जाएगी और 24 तारीख को इसका इलेक्शन होगा। तो अब देखते हैं इंशाल्लाह कैसे क्या माहौल रहता है, तो उसी के हिसाब से हम आगे चलें। नोटिफिकेशन में 2 अहम चीजें हैं। एक, ये जो नए मेंबर होंगे उनकी मुद्दत कार सिर्फ 2 साल की होगी, उसमें एक हाईकोर्ट का ऑर्डर का हवाला दिया गया है। और दूसरा ये है कि अलग अलग नोटिफिकेशन जारी हुई है। क्या आप इससे मुतमईन हैं? नहीं, देखिए इसमें कोशिश तो बहुत की थी इलेक्शन कमीशन ने कि नहीं इसमें एक ही साथ होना चाहिए, लेकिन क्योंकि इसमें पहले भी ऐसा इलेक्शन हुआ है, अब इसमें जो प्रोसीजर होता है वो अभी जब पूरी इसकी डिटेल्स आएंगी तो पता चलेगा कि ये 2 साल के लिए है कि जब तक टर्म है इस असेंबली की तब तक है, तो उसमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। बट जो भी है एक अच्छी बात है कि राज्यसभा में जम्मू कश्मीर के लोगों की बात उठेगी, वो बहुत अहम है। ये थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमाने आला तनवीर सादिक। इस दौरान पीडीपी ने इलेक्शन कमीशन के ऐलान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि इस अमल को जहां गैर जरूरी ताखीर का शिकार बनाया गया, वहीं नए मेंबरान की मुद्दत कार इस बार 2 साल कर दी गई है, जो कि हमारे साथ एक नाइंसाफी है। पार्टी के लीडर और MLA पुलवामा वहीदुर रहमान परा ने शेरबीन को बताया कि अलग अलग नोटिफिकेशन जारी करने से हॉर्स ट्रेडिंग के अमल को तक़वियत मिल सकती है। देखिए, बदकिस्मती से ये इलेक्शंस पहले ही हो जाने चाहिए थे, लेकिन क्योंकि असेंबली इंटैक्ट नहीं थी, इलेक्शंस नहीं हुए कई साल, तो उस वजह से ये प्रोसेस डिले हुआ। लेकिन जब हम नोटिफिकेशन को देखते तो उसमें ये लिखा गया है कि इसके 3 साल काटे गए हैं और सिर्फ 2 साल के लिए ये नामजदगी होगी। तो मुझे लगता है ये नाइंसाफ़ी है और गलत है, क्योंकि जमहूरियत में जम्मू कश्मीर असेंबली ऑलरेडी एक यूनियन टेरिटरी में कमज़ोर असेंबली है इस मुल्क में इस वक्त, और हमारी नुमाइंदगी राज्यसभा में बहुत ज़रूरी है। तो इस बात हमारा सबसे बड़ा फोकस इस वक्त ये है कि जो नामजदगी हो वो 5 साल के लिए बराबर होनी चाहिए। दूसरा जो नोटिफिकेशन निकला है वो अलग अलग निकला है, जिसमें काफ़ी स्कोप है फिर मैनिपुलेट करने का। बट बेसिक मसला इस वक्त ये है कि ये नॉमिनेशन 5 साल के लिए बराबर होनी चाहिए थी, ताकि जम्मू कश्मीर के नुमाइंदे जो पार्लियामेंट में जाए, जो यहाँ के मसाइल है जो मरकजी सरकार तक पहुँचने चाहिए, क्योंकि लोकसभा में भी हमारी रिप्रेजेंटेशन कम है, तो लोगों को बड़ी उम्मीद है कि वहाँ नुमाइंदगी की ज़रूरत है। बदकिस्मती से ये 2 साल के लिए जो नोटिफिकेशन निकला है, कहीं ना कहीं एक बार फिर यहाँ पर जो जमहूरियत में लोग प्रोसेस में जो अपना भरोसा डालने की कोशिश करते हैं बार बार, तो उसके लिए एक बहुत बड़ा झटका है। ये थे MLA पुलवामा वहीदुर रहमान परा। शेरबीन आप श्रीनगर से सुन रहे हैं। समी लद्दाख को रियासत का दर्जा दिए जाने और आईन हिंद के 6ठे शेड्यूल में शामिल किए जाने, लद्दाख में सरकारी नौकरियों का बड़ा हिस्सा वहां के पुश्तनी बाशिंदों के लिए मखसूस रखने और ऐसे दीगर मुतालबात को लेकर किए जाने वाले एहतजाज ने आज खूनैन रंग इख्तियार किया। वज़ीर लद्दाख के दारुल हुकूमत लेह में आज पुरतशद्दुद एहतजाज के दौरान 4 अफराद हलाक हुए हैं, जबकि 70 से ज्यादा अफराद के जख्मी होने की खबरें हैं। वज़ीर के लद्दाख में मारूफ माहिर माहौलियात सोनम वांगचुक और दीगर के रजाकार गुज़श्ता 15 दिनों से भूख हड़ताल पर हैं। एहतजाज की कॉल ले एपेक्स बॉडी की यूथ विंग ने दी थी और आज तशद्दुद उस वक्त भड़का जब भूख हड़ताल में शामिल 2 रजाकारों की हालत इस कदर बिगड़ गई कि उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा। अगरचे सोनम वांगचुक ने अपनी भूख हड़ताल कल खत्म की थी, ताहम भूख हड़ताल पर बैठे रजाकारों में से जब 2 की हालत नाजुक हो गई तो नौजवानों ने पत्थरबाजी शुरू की, जिसके बाद पुलिस को कार्रवाई करना पड़ी। इस दौरान सोनम वांगचुक ने जहां एक तरफ तशद्दुद की मजम्मत की है, वहीं उन्होंने इंतजामिया को भी ताकीद की है कि वो टीयर गैस का इस्तेमाल न करें।
آپ کو بتاتے چلیں کہ آج لیہ میں مظاہرین کی پولیس کے ساتھ جھڑپیں ہوئیں اور اس دوران مظاہرین نے کئی عمارتیں بشمول بی جے پی دفتر پر پتھراؤ کیا۔ بتایا جاتا ہے کہ لیہ میں آتش زدگی کے واقعات بھی رونما ہوئے ہیں، کئی گاڑیاں بھی خاکستر ہوئی ہیں۔ ادھر جانکاروں کے مطابق لیہ اپیکس باڈی اور کرگل ڈیموکریٹک الائنس، جو کہ دونوں حصوں کی نمائندگی کر رہے ہیں، کہ مرکز کے ساتھ 6 اکتوبر کو دلی میں میٹنگ ہو رہی ہے، مگر دونوں طرف سے یہ میٹنگ وقت سے پہلے یعنی 2 اکتوبر کو ہی منعقد کرانے پر زور دیا جا رہا تھا، اور آج کا مظاہرہ بھی اسی مقصد سے کیا گیا تھا جس نے ناپسندیدہ صورت اختیار کر لی۔ کرگل ڈیموکریٹک الائنس کی ایگزیکٹو باڈی کے سینئر ممبر سجاد حسین کرگلی سے اس معاملے پر شہربین نے بات کی تو انہوں نے تشدد کے واقعات پر افسوس کا اظہار کیا اور کہا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ انہوں نے اس طرح کی صورتحال پیدا ہونے کے لیے مرکز کو ہی مورد الزام ٹھہرایا۔ دیکھیے، پچھلے 14 دن سے سونم وانگچک جو پرومیننٹ کلائمیٹ ایکٹیوسٹ ہیں اور لیہ اپیکس باڈی کے ممبر ہیں، انہوں نے ایک انشن رکھا ہے، بھوک ہڑتال رکھی ہوئی ہے پچھلے 14 دن سے۔ آج 15واں دن ہے اور آج کے دن لیہ بند کی کال دی تھی اور ڈیمانڈ یہ وہ کر رہے تھے کہ جو مذاکرات ہونے جا رہے ہیں 6 اکتوبر کو، اس کی تاریخ تھوڑا پہلے کی جائے، اور دوسرا یہ کہ ہمارے جو 2 اہم مطالبات ہیں، اسٹیٹ ہوڈ اور 6 شیڈول کی ڈیمانڈ، اس پہ فوکس کرتے ہوئے بات چیت کو آگے بڑھایا جائے۔ سونم وانگچک جی جو ہے وہ انشن پہ تھے اور بہت پیسفلی یہ انشن چل رہا تھا، اور آج جو ہے لیہ اپیکس باڈی یوتھ کی طرف سے لیہ بند کی کال دی گئی تھی۔ اتنے میں کچھ پروٹیسٹ ہوئے اور اس پروٹیسٹ کے دوران جو وائلنس ہوا، جو نہیں ہونا چاہیے تھا، وچ از ویری انفارچونیٹ، بٹ یہ سارا چیزیں جو ہو رہی ہیں، مجھے لگتا ہے گورنمنٹ کی فیلڈ پالیسیز کی وجہ سے ہو رہی ہیں، اور ڈیمانڈ یہی تھی کہ جو مذاکرات کے لیے آپ اتنی دلے دلال سے کام لے رہے ہیں، 6 تاریخ کا ٹائم رکھا ہے، تو اس کو جلدی کریں، اور جو بات چیت کا دائرہ ہے، جو ایجنڈا آف ریفرنس ہے، وہ 2 جو اہم مدعے ہیں، اسٹیٹ ہوڈ اور 6 شیڈول، اس پر فوکس کیا جائے۔ وہاں پہ جو وائلنٹ پروٹیسٹ ہوئے، کیا نقصان ہوا ہے؟ کچھ مالی نقصان وہاں پہ؟ جی، جہاں تک ہمیں اطلاع مل رہی ہے وہ یہی کہ 1-2 جگہ جو ہے آتش زدگی کے کچھ واقعات ہوئے ہیں، اور پولیس کی طرف سے ٹیئر شیل کا استعمال کیا گیا ہے، اور پروٹیسٹرز جو ہے وہ کافی حد تک اس وقت ناراض نظر آ رہے ہیں۔ تو یہی چیزیں ہیں جو ابھی تک ہمیں معلومات ملی ہیں۔ تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ اس طرح کے واقعات سے یہ جو بات چیت کا چلے دیر سے ہی صحیح ایک سلسلہ شروع ہوا تھا، اس پہ بھی منفی اثرات پڑ سکتے ہیں؟ دیکھیے نا، اب یہ دیکھنے کی بات ہے کہ وائلنس کہاں سے شروع ہوا، کیسے شروع ہوا، یہ تو آگے پتہ چلے گا آئندہ آنے والے دنوں میں، لیکن اس وقت گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ تھوڑا سینسیبلی ایکٹ کرتے ہوئے بات چیت کو فل فول ریزیوم کرے، اور پچھلے 6 سال میں آج تک لداخ بہت پیسفل رہا ہے، اور لداخ میں لوگوں کا جو پروٹیسٹ بھی رہا ہے وہ کافی پیسفل نیچر کا رہا ہے، تو ہم امید کریں گے کہ اس طرح کے واقعات مزید نہ ہوں اور بات چیت کا سلسلہ جلدی شروع ہو، اور جو سرکار کے وعدے ہیں خاص کر 6 شیڈول کو لے کر کے، وہ جلد از جلد لداخ کے لوگوں کے ساتھ جو کیے گئے وعدے ہیں وہ فلفل ہوں۔ سونم وانگچک صاحب بھوک ہڑتال پہ ہیں، ان کی حالت کیسی ہے؟ ان کے بارے میں کیا اطلاعات ہیں؟ دیکھیے، سونم وانگچک جی کی طبیعت فی الحال کچھ خاص تو نہیں ہے، لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بہتر ہے، لیکن کچھ بزرگ جو ان کے ساتھ انشن پہ ہیں، ان میں سے 2 لوگوں کو ہسپتال میں رکھا گیا ہے، تو جس وجہ سے یہ بند کی کال دی گئی تھی، ایک تو ان کے سمرتھن میں، انشن کے سمرتھن میں، اور پھر بات چیت کی ڈیٹ کو نزدیک لانے کے مقصد سے، اور جو تاحال جو ہے وہ انہی چیزوں کو لے کر کے پروٹیسٹ چل رہا تھا، لیکن سونم وانگچک جی جو ہے ابھی حالات ٹھیک ہے، بات کر سکتے ہیں، لیکن ظاہر سی بات ہے پچھلے 14 دنوں سے انشن میں ہے، تو کافی حد تک وہ ہمت ابھی نظر نہیں آ رہی ہے جو ہونا چاہیے۔ لیہ میں تشدد کے واقعات کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا، ہماری جدوجہد پرامن طریقے پر جاری رہے گی، بات کر رہے تھے کرگل ڈیموکریٹک الائنس کی ایگزیکٹو باڈی کے سینئر ممبر سجاد حسین کرگلے۔ اس دوران شہربین نے معاملے کی نسبت سے لداخ اور جموں کشمیر میں بی جے پی کے سینئر لیڈران سے بھی بات کرنے کی کوشش کی، مگر ہماری کوششیں برابر ثابت نہیں ہو سکی ہیں۔ دریاسنا جموں کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے لیہ کے حالات و واقعات پر اپنا رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ لداخ کو ریاست کا درجہ دیا جانا وہاں کے عوام کی دیرینہ مانگ نہیں ہے، چونکہ
यूटी बनने के बाद लद्दाख के लोगों ने जश्न मनाया था। इसके बरक्स जम्मू कश्मीर के लोग मुसलसल 6 बरसों से रियासती दर्जे की बहाली के लिए तमाम जायज़, पुरअमन और जमहूरी तरीके इख्तियार कर रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके कि मरकजी हुकूमत ने जम्मू कश्मीर के रियासती दर्जे की बहाली का यकीन बार बार दिलाया है, वादा वफा करने में आनाकानी की जा रही है। शहरबीन का ये हिस्सा आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे थे खैबर सीमेंट। मजबूती और पायदारी की जमानत खैबर सीमेंट। अपनी तामीरात दिल से बनाइए। सेहतमंद आसि प्रेथ कां ज़ैन, अदे गछि पूरे तरक्की याफ्त भारतच तैयारी। 7 सितंबर पे 2 अक्टूबर 2050 ताम भारत सरकार की सेहत खानदानी बहबूद वजारत तरफ पूरे मुल्कस मज ज़ैनन हिंदी बेहतर सेहत बापत स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान शुरू सपदान। यथ मज ज़ैनन हिंदी बेहतर सेहत बापत खसूसी कैंप लागन। अति यह ज़ैनन तो बचन हज टीबी बापत मुफ्त जांच कर। टीबी निश पाक भारत बनाने किस अभियान तहत स्टेट टीबी सेल कश्मीर सत रलित तो निक्षय मित्र वेबसाइट पे पान रजिस्टर कर अपनवुक टीबी मरीज। तुहजो कोशिशों सत्य तिहुंद बेहतर इलाज, बेहतर न्यूट्रिशन तो मेडिकेशन यकीनी बने। मजीद जानकारी बापत करो 1800-116666 नंबरस पे फोन या करो पन्निस नजदीकी जिला अस्पताल सत रब्त कायम। प्रेथ कांसि हिंद सेहतुक थयु ध्यान। टीबी मुक्त भारत अभियान स्टेट टीबी सेल डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज कश्मीर देश जारी। सेवा, समर्पण और संकल्प के साथ पूरा देश 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक मनाने जा रहा है सेवा पर्व, जिसमें जम्मू कश्मीर की सरकार भी इस सेवा पर्व को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे रही है। इस सेवा पर्व में गवर्नमेंट की मुख्तलिफ स्कीम्स पर डिपार्टमेंट द्वारा अवेयरनेस कैंपेन्स चलाए जा रहे हैं, जैसे स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, मार्केट्स और रिलीजियस प्लेसेस पर स्वच्छता अभियान और प्लांटेशन ड्राइव चलाए जाएंगे। अर्बन और रूरल एरियाज में हॉस्पिटल्स और NGOs की मदद से हेल्थ ब्लड डोनेशन कैंप लगाए जाएंगे। कल्चरल एक्टिविटीज के अंतर्गत सोशल और स्पिरिट ऑफ सेवा थीम्स पर आधारित, जैसे सैनिटेशन, एजुकेशन, एनवायरमेंट, वॉल पेंटिंग कैंपेन, आर्ट, स्लोगन और ऐसे कंपटीशन का आयोजन किया जाएगा। आइए एक साथ इस सेवा पर्व को हम सब मिलकर मनाएं और अपने जम्मू कश्मीर को आगे लेके जाएं। इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय डायरेक्टोरेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस J&K। शेरबीन में आपका फिर एक बार खैर मकदम। सामिन ब्लॉक टंगमर्ग से एक पप ने आज शहरबीन आकर शिकायत की कि उनके ब्लॉक में दी तरक्की महकमे की मुबैना लापरवाही के बायस नरेगा स्कीम के तहत 2017-18 में मुकम्मल किए गए तामीराती तरक्याती प्रोजेक्टों के लिए मटीरियल फराहम करने वाले गरीब कारीगरों और रजिस्टर्ड सप्लाईज की अदायगी नहीं हो पाई है। वक्त के मुताबिक इन कामों की तकमील के बाद बाकायदा बिल और वोचर्स जमा कराए गए। महकमे ने तमाम मतलूबा दफ्तरी कार्रवाई भी की और फिर अदायगी की यकीन दहानी कराई गई, मगर कई साल गुजरने के बावजूद आज तक अदायगी नहीं हो सकी है। वक्त का कहना है कि बार बार जबानी और तहरीरी याद दहानियों के बावजूद महकमा टाल मटोल से काम लेता रहा। जब मुतल्लिका हुकाम के पास तहरीरी तौर शिकायत दर्ज कराई गई तो जवाब में कहा गया कि 2017-18 के तमाम कामों के लिए गाइडलाइंस के मुताबिक मटीरियल कॉस्ट के फंड्स पहले ही जारी किए जा चुके हैं। अब इस रकम का क्या हुआ, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। वक्त ने इस मामले की विजिलेंस या फिर CID के जरिए गैर जानिबदाराना तहकीकात कराने का मुतालबा किया है ताकि सच्चाई सामने आ सके। शेरबीन अब श्रीनगर से सुन रहे हैं। 7 अगस्त और सितंबर में जम्मू कश्मीर में आने वाले सैलाब और बादल फटने के वाकयात ने 150 लोगों की जान ली। 33 अफराद अभी तक लापता हैं, जबकि इन वाकयात में 180 के करीब लोग जख्मी हुए हैं और अरबों रुपए की मालियत का नुकसान पहुंचा है। सबसे ज्यादा नुकसान जिला किश्तवाड़ को उठाना पड़ा, जहां 33 अफराद अभी भी लापता है। मुकम्मल रिपोर्ट सईद यासिर से। अगस्त के महीने में आए सैलाब और बादल फटने के नतीजे में जम्मू कश्मीर में 150 के करीब लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं और अब तक 33 के करीब लोग लापता हैं। रिपीट सर। अगस्त के महीने में आए सैलाब और बादल फटने के नतीजे में जम्मू कश्मीर में 150 के करीब लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं और अब भी 33 के करीब अफराद लापता हैं। इस तबाहकुन सैलाब और बादल फटने के नतीजे में जानी नुकसान के अलावा करोड़ों रुपयों का माली नुकसान भी लोगों को उठाना पड़ा है। सूबे जम्मू और कश्मीर सूबे के अनंतनाग, कुलगाम और पुलवामा में करीबन 13,500 के करीब रिहायशी मकानों को नुकसान हुआ, जिनमें 864 के करीब मकानात कश्मीर सूबे जबकि बाकी मानदा जम्मू सूबे के हैं। इस तबाहकुन सैलाब के नतीजे में ज़राअत और बागवानी शोबे को भी ज़बरदस्त नुकसान उठाना पड़ा।
سرکاری اعداد و شمار کے مطابق کشمیر صوبے میں 12,500 ہیکٹیئر آبپاشی زمین میں کھڑی فصلوں کو نقصان سے دوچار ہونا پڑا۔ جموں صوبے میں سیلاب سے متاثرہ جموں، اخنور، سانبا اور کشتواڑ ضلع زیادہ رہے، جہاں پر بادل پھٹنے کے واقعات بھی رونما ہوئے اور سب سے زیادہ جانی نقصان انہی اضلاع میں ہوا۔ سیلاب سے متاثرہ افراد کا کہنا ہے کہ ریلیف پہنچانے کی خاطر مرکزی سرکار نے جموں کشمیر یوٹی انتظامیہ کو SDRF یعنی اسٹیٹ ڈیزاسٹر ریسپانس فنڈ کے تحت 209 کروڑ روپے فراہم کیے تاکہ متاثرہ افراد کو جلد امداد فراہم ہو سکے۔ اس کے علاوہ مرکزی سرکار نے یہ بھی اعلان کیا کہ ان کی جانب سے الگ ایک مالی پیکیج کو جلد ہی منظور کیا جائے گا تاکہ تمام سیلاب متاثرہ افراد کو معقول مالی امداد پہنچائی جا سکے، مگر مرکزی سرکار نے اب تک اس مالی پیکیج کو منظوری نہیں دی ہے، جس کے انتظار میں سیلاب متاثرین کے علاوہ یوٹی سرکار بھی ہیں۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے بھی وزیر اعظم نریندر مودی سے اپیل کی ہے کہ مرکز کے خصوصی پیکیج کو جلد از جلد منظور کیا جائے تاکہ تمام متاثرہ سیلاب زدگان کو معقول مالی امداد فراہم ہو سکے۔ بیشتر سیلاب متاثرین افراد نے شکایت کی ہے کہ مرکزی سرکار کی جانب سے خالی سیلاب سے ہوئے نقصان کا تخمینہ لگانے کے علاوہ انہیں اب تک کوئی خاص مالی امداد فراہم نہیں کی گئی، اور جو بھی پیسہ اب تک سیلاب متاثرین کو دیا گیا ہے وہ SDRF کے تحت ہی دیا گیا ہے۔ واضح ہے کہ سیلاب کے نتیجے میں سڑکوں، پلوں، اسکولوں، سرکاری عمارتوں کو کافی نقصان اٹھانا پڑا، اور مرکزی سرکار کے خصوصی مالی پیکیج کے بجائے ان کو پھر سے تعمیر کرنا یوٹی انتظامیہ کے لیے کافی مشکل ہوگا۔ اس لیے یوٹی انتظامیہ بے تابی کے ساتھ مرکز کے پیکیج کا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ نے سعید یاسر کی رپورٹ سنی۔ کوکرناگ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر محمد رؤف الرحمان، جن کے پاس پہلے ہی ویری ناگ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا اضافی چارج ہے، کو اب ہربل ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے CEO کا اضافی چارج دیا گیا ہے۔ سرکاری حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ انتظام اس وقت تک برقرار رہے گا جب تک جنرل ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ کی جانب سے اس عہدے پر مستقل تقرری نہیں کی جاتی ہے۔ فیاض حمید نے کپواڑہ سے اطلاع دی ہے کہ ضلع کے متعدد علاقوں میں فصل کٹائی کے دوران دانگ کے ڈھیروں میں آگ لگا کر کسانوں کو بڑے پیمانے پر نقصان پہنچایا جا رہا ہے۔ آج اسی طرح کے ایک اور واردات میں ترچ نتنوسا علاقے میں دانگ کے کئی انباروں میں آگ لگا دی گئی۔ اس سے قبل گوگوسا، کھمریال اور بیمہا درگملا میں اس قسم کے واقعات پیش آئے ہیں، جس سے دانگ کی فصل مکمل طور تباہ ہوئی اور کئی کسان متاثر ہوئے۔ متاثرہ افراد نے اس معاملے کی تحقیقات اور معاوضے کا مطالبہ کیا ہے۔ سمین وادی کے سینئر صحافی خورشید وانی ساکنہ دیور ترال کی دختر گزشتہ روز حیدرآباد میں ایک دل خراش سڑک حادثے میں آزجاں ہوئی تھی۔ مرحومہ کے جسد خاکی کو آج آبائی گاؤں دیور ترال لایا گیا، جہاں ان کی آخری رسومات ادا کی گئیں۔ اس دوران وادی کی صحافتی برادری، سول سوسائٹی ممبران اور دیگر شخصیات نے سانحے پر رنج کا اظہار کرتے ہوئے خورشید وانی اور دیگر اہل خانہ کے ساتھ تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ ادھر سول سوسائٹی فورم کے چیئرمین عبدالقیوم وانی، سول سوسائٹی فورم کے سرپرست اعلیٰ فیاض اندرابی، سول سوسائٹی فورم پٹن سمیت دیگر شخصیات نے بھی خورشید وانی کے ساتھ تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ آج شہربین آکاشوانی سری نگر میں بھی ایک تعزیتی اجلاس منعقد ہوا، جس دوران خورشید وانی اور اہل خانہ سے تعزیت کی گئی۔ ادھر سابق انفارمیشن آفیسر اور بحر ادب شاہراہ پلوامہ کے صدر حمید اللہ شاہ حمید نے صحافی خورشید وانی کی جوان سال دختر کے سڑک حادثے میں ازجاں ہونے پر رنج کا اظہار کیا ہے اور پسماندگاں کے صبر کی دعا کی ہے۔ شیربین آپ سری نگر سے سن رہے ہیں۔ سامعین، JVC بیمنا سے ناربل موڑ تک بائی پاس، جسے اب قومی شاہراہ کا درجہ حاصل ہے، ہر دوسرے تیسرے ہفتے کوئی نہ کوئی حادثہ پیش آتا ہے، اور گزشتہ 2 برسوں میں 20 کے قریب لوگ سڑک پار کرنے کے دوران حادثات کا شکار ہو کر ازجاں یا پھر شدید زخمی ہوئے۔ اس سلسلے میں مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ سڑک پر حادثات کی بنیادی وجہ وہ گرل ہے جو سڑک کے درمیان نصب کی گئی ہے، کیونکہ دوران شب جب لوگ سڑک پار کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ڈرائیوروں کو اونچی اور گھنی گرل کے درمیان سے وہ گزرتے نظر نہیں آتے ہیں، اور یوں حادثات رونما ہو جاتے ہیں۔ مقامی لوگوں نے دونوں سڑکوں کے درمیان سے گرل فوری طور ہٹانے اور جگہ جگہ اوور برج بنانے کا مطالبہ کیا ہے تاکہ مستقبل میں حادثات سے بچا جا سکے۔ ایک مقامی
नौजवान ने शहरबीन को बताया। जी हम HMT में रहते हैं। मसला ये है कि जो नेशनल हाईवे बना हुआ है इसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर दी गई है। जो इसका सेंट्रल वर्ग है उसमें ग्रिल लगाए गए हैं। पिछले 2 साल में कमोबेश 20 लोग वहाँ मर गए। पिछले साल 5-8 एक्सीडेंट तो पिछले साल हो गए। परसों भी एक हस्बैंड एंड वाइफ जो रात को क्रॉस कर रहे थे उसमें इन्होंने बहुत बड़ी एक टेक्निकल प्रॉब्लम की है। एक तो नेशनल हाईवे है, बीच में जो सेंट्रल वर्ग है उसमें ग्रिल लगाए हैं। वो ग्रिल इतने हाई है और इतने डेंस है, इंसान जब क्रॉस करता है उन्होंने क्रॉसिंग लगा के रखी है। क्रॉसिंग में इन्होंने क्या किया है कि इंसान जब क्रॉस करता है उसको दिखता नहीं है वहां से गाड़ी आ रही है और गाड़ी वाले को इंसान नहीं दिखता है जो क्रॉस कर रहा है। नतीजा ये निकलता है कि हेड ऑन कोलिजन हो जाता है और गाड़ी हाई स्पीड, नेशनल हाईवे हाई स्पीड पे चलती है और एक फेटल एक्सीडेंट होता है। 20 आदमी कमोबेश मर गए हैं पिछले 2 साल में वहाँ पे। हमारी गुजारिश है कि वो ग्रिल जो है दफा कीजिए। हमें पता नहीं है वो किस लिए बनाई गई है। उसमें पाइप कॉरिडोर है, उसमें कोई ऐसी प्रोटेक्ट करने की चीज नहीं है जिसके लिए अगर करनी भी है तो एक तो उसको पास करे, दूसरा उसको जो डेंसिटी है उसको कम करे, या नहीं तो इम्पोर्टेंट चीज है वहाँ पे कम से कम 20 से 30 हजार लोग 2 साइड से रहते हैं। या तो एक फुट ओवर ब्रिज बनाए या फिर एक सबवे बनाए, 10-20 क्रॉसिंग छोटी 2-2 फुट की क्रॉसिंग रखिए और उसमें एक्सीडेंट हो। हमारी गुजारिश रहेगी और आपसे भी हम गुजारिश करेंगे कि इंतजामिया तक ये बात पहुंचाएं कि इंसानी जान जो 20 जानें तलफ हो गई है पिछले 2 साल में 3 साल में उनको बचाया जाए, उसका सद्भाव किया जाए। IG ट्रैफिक साहब और DC साहब और R&B डिपार्टमेंट और नेशनल हाईवे से आप बात करें, उनको बोले कि ये इंसानी जानों को आप कैसे खेल रहे हैं, उसको वो ग्रिल हटा के उसका कोई बंदोबस्त। क्या आप बता सकते हैं ये कौन कौन से पॉइंट्स हैं, कौन कौन सी जगह है जहाँ इस तरह के हादसा पेश आते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ये ट्रेन से जब आगे चलते हैं नेशनल हाईवे पे टुवर्ड बराबर जहाँ पे गुरुद्वारा से लेकर बराबर ये होकर सर वेटलैंड तक, खासकर ये जो बिल्ट अप एरिया है इसी में ये क्रॉसिंग लगी हुई है, इसी में वो ग्रिल लगा हुआ है और वहीं पे ये एक्सीडेंट इसी पोर्शन में जस्ट आधा 1 किलोमीटर स्ट्रेच होगा। HMT गुरुद्वारे से लेकर शाल्टिंग के ऊपर आगे गुरुद्वारे से लेकर होकर सर तक ये जनाब ये पोर्शन है हाईवे का। एक तरफ से उमराबाद पड़ता है, दूसरी तरफ मुस्तफाबाद पड़ता है, उसमें ये एक्सीडेंट्स होते हैं। JVC श्रीनगर से HMT तक कौमी इशारा के दरमियान लगाई गई ग्रिल फौरी तौर हटाई जाए, मकामी लोगों का मुतालबा। समीन आकाशवाणी श्रीनगर में इन दिनों सेवा पर्व के सिलसिले में स्वच्छता अभियान जारी है। इस सिलसिले में आज भी आकाशवाणी श्रीनगर के अहाते में स्टेशन के सरबराह गुरबिंदर सिंह की क़यादत में सफाई मुहिम चलाई गई, जिसमें शोबे प्रोग्राम के सरबराह गुलाम रसूल आखून और अमले ने शमूलियत की। वज़ीर के आकाशवाणी श्रीनगर में स्वच्छता अभियान 2 अक्टूबर तक जारी रहेगा। जनता दल यूनाइटेड के सदर JM शाहीन ने मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह और जम्मू कश्मीर के लिए अपने गवर्नर से अपील की है कि जम्मू कश्मीर पुलिस में सब इंस्पेक्टर असामियों की भर्ती के लिए उम्र की बालाई हद में एक बार फिर छूट दी जाए ताकि उम्मीदवारों की एक बड़ी तादाद फार्म जमा कराने के अहल हो जाए। JM शाहीन के बकौल जम्मू कश्मीर में सब इंस्पेक्टर असामियों का रिक्विजिशन 2022 में दिया गया था, अलबत्ता नोटिफिकेशन 2 साल बाद इजरा किया गया और इस मुद्दत में कई उम्मीदवार उम्र की बालाई हद पार कर गए, लिहाजा उम्र की हद में छूट देना नागुज़ीर बन चुका है। छानमोला सोपोर के वफ़द ने आज इस बात पर शदीद नाराजगी का इजहार किया कि इस इलाके में सड़क की हालत काफी खस्ता है और लोगों को चलने फिरने में परेशानी का सामना रहता है। आबादी ने आला हुकाम से अपील की है कि बस्ती में सड़क की हालत को ठीक किया जाए और साथ ही वहां पर ड्रेनेज निज़ाम की तरफ भी तवज्जो दी जाए ताकि लोगों को आने जाने में आसानी हो। शबीर भट्ट ने त्राल से खबर दी है कि आज ओंतीपुरा के नज़दीक एक सड़क हादसे में 2 खवातीन शदीद तौर जख्मी हुई, जिन्हें SMHS अस्पताल श्रीनगर मुंतकिल किया गया है। बताया जाता है कि यह हादसा चरसो ओंतीपुरा के नज़दीक पेश आया है। सभी देर से मिली इतलात के मुताबिक लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर कविंदर गुप्ता ने लद्दाख में तशद्दुद के वाक़यात पर शदीद गम गुस्से का इजहार किया है। उन्होंने तमाम मजहबी और सियासी जमातों के रहनुमाओं से अपील की है कि उन लोगों की निशानदेही की जाए जो तशद्दुद पर आमादा हुए हैं, अमन खराब करने की कोशिश की है। उन्होंने आज तशद्दुद के वाक़यात में अज़्जा हुए अफराद के अहल खाना से भी ताज़ियत की है। इसके साथ ही शहरबीन के आज के मौज़ूआत मुकम्मल हुआ चाहते हैं। अपने मेज़बान और शहरबीन के एडिटर मोहम्मद हुसैन ज़फ़र, शहरबीन की निगरान समीना शाह को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।